हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ शिक्षा कुल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में प्रथम प्रयास में यूपीपीएससी को कैसे क्रैक करें। आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में पहला ये होता है कि क्या ये एग्जाम मेरे से होगा या नहीं होगा। तो आज हम आपके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीएससी को कैसे क्रैक करेंगे। तो जब आप किसी भी एग्जाम के लिए सोचते हैं, आपने सोच लिया कि मुझे यूपीपीएससी डिप्टी कलेक्टर, मुझे डीवाईएसपी बनना है, तो इस बनने से पहले आपके मस्तिष्क में उठा होगा कि आखिर में कितने एग्जाम होते हैं, ये जो एग्जाम है कितने स्तर का होता है। तो सबसे पहले हम इसी मुद्दों पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला आपके सामने इश्यूज ये है कि आखिर में जो आप देख रहे हो यूपीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने सोचा है, तो इस एग्जाम की खास बात यह है कि ये एग्जाम त्रिस्तरीय प्रणाली का है। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब यह है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 स्तरों की होने वाली परीक्षा होती है। प्रीलिम्स परीक्षा पे यदि हम बात करें तो प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की होती है। मेंस यदि हम बात करें तो आपको बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन बेस होती है। दूसरे यदि हम आपके साथ बात करें कि मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जैसा कि आपको पता भी है, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होती है, रिटन बेस होती है आपको, और इंटरव्यू जिसे आप कहते हो साक्षात्कार, ये मौखिक परीक्षा होती है। तो वास्तव में जब आप यूपीपीएससी को क्रैक करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपके मनोमस्तिष्क में ये बैठना चाहिए कि ये परीक्षा कितनी स्तर की होती है। तो 3 स्तरों की होने वाली ये परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। यदि हम बात करें, आपके साथ हम बात करते रहेंगे कि परीक्षा की प्रकृति पर ध्यान दें तो इसमें 3 एग्जाम होते हैं बेटा। प्रीलिम्स, दूसरे यदि हम बात करें प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरा आपके मन में उठता है सेकंड जो होती है मेंस का एग्जाम, जिसे आप मुख्य परीक्षा कहते हो, ये सब्जेक्टिव होता है बेटा। ये कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा कि ये सब्जेक्टिव। और तीसरे यदि हम आपके साथ बात करें तो इंटरव्यू जिसे आप साक्षात्कार कहते हो, इंटरव्यू जिसे आप साक्षात्कार कहते हो, ये 3 स्तरीय परीक्षा होती है। यदि हम और बिंदु, यदि आप जब आप परीक्षा की प्रकृति को समझ जाते हो तो सबसे दूसरा आपका ये कदम होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस के बारे में जानो। आखिर में सिलेबस क्या है। जैसे मान लीजिए आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर में यूपीपीएससी का सिलेबस क्या है। बेटा किसी भी एग्जाम में आपने सोच लिया मैं एसडीएम बन गया, तो ऐसा नहीं एसडीएम के बारे में आपने सोचा और आप बन गए, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक कदम पर आपको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना होगा। आपको सबसे पहले, जैसा कि आपने देखा कि परीक्षा की प्रकृति 3 स्तरीय होती है, दूसरा कदम आपका ये होना चाहिए कि आखिर में ये जो परीक्षा हो रही है, आखिर में ये परीक्षा, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस पे नजर रखना होगा। तो ये दूसरा सेकंड आपका होना चाहिए कि आखिर में सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस यहाँ पे 2 स्तरों पे आपको देखना होगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहला आपका कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा और दूसरा आपका होगा कि मेंस का क्या होगा। ये दोनों आपको, मेंस का सिलेबस क्या होगा और प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, ये दोनों जब आप देखते हो कि प्रीलिम्स का सिलेबस, तो आप वहां पे पाते हो कि 2 पर है। हमने हालांकि सिलेबस पर जो अपडेटेड सिलेबस है, इस पर हमने इसी चैनल पर, इसी शिक्षा कुल पीसीएस चैनल पर हमने डाल दिया है। हमने लगभग 20 मिनट का एक लेक्चर लिया है और आप जाकर के देख सकते हैं कि आखिर में क्या सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस फॉर यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस के लिए जो अपडेटेड सिलेबस है हमने यहां पर डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए सिलेबस में आप देखोगे 2 पेपर होते हैं। यहाँ पे यदि आप देखोगे अच्छे से, तो जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि एक जीएस सामान्य अध्ययन और दूसरा सीसेट होता है, आपको वो भी ध्यान देना है। जब आप मेंस में आते हो तो आपको एसए, हिंदी, जीएस सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5वां पेपर जो कि पहले ऑप्शनल हुआ करता था, ऑप्शनल को हटा दिया गया और उसकी जगह पे रखा गया कि एक यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 और यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6। और इस प्रकार यहाँ पे आपको मेंस के ये सभी पेपर्स होते हैं।
जब ये सभी आप देख रहे हैं कि सिलेबस जब आप देख रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसको आपको पढ़ना है। जैसे आप देखोगे आपके सिलेबस में लिखा हुआ यूपी के सिलेबस में दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति, दक्षिण पूर्व एशिया की आर्थिक स्थिति, तो इसका मतलब यह है कि आपको दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में देखना ही देखकर तब जाना है आपको। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि सिलेबस, पहला स्टेप कि आप ये जाने कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, आखिर में परीक्षा की प्रकृति क्या होगी। दूसरा आपका होगा कि सिलेबस क्या है। जब आपने सिलेबस देख लिया कि हाँ ये सिलेबस आपको पढ़ना है, तो तीसरा कदम होना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट, ऐसे समझिए बेटा, बहुत ही आसान है। प्रथम प्रयास में यूपीपीएससी को क्रैक करना बहुत ही आसान है। बस आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको प्रथम प्रयास में, पहले प्रयास में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब तीसरा आप देखिए कदम टू कदम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 स्टेप नहीं देखा तीसरा आप पीवाईक्यू सीधा देख रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। जब आप पीवाईक्यू पे नजर डालते हो तो पीवाईक्यू पर नजर डालने से पहले आपको क्या देखना होगा। आप भले कुछ आपको नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो पीवाईक्यू के संदर्भ में आपको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आखिर में यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछती है, क्या यहाँ के क्वेश्चन फैक्चुअल बेस होते हैं या कंसेप्चुअल बेस होते हैं। दूसरा आपको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आखिर में किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे होता है कि अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये पीवाईक्यू ही आपको बताएगी कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे, कहां से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी कि आखिर में फैक्चुअल बेस क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे या कंसेप्चुअल बेस, या दोनों का मिश्रित रूप, ये आपको बताएगा पीवाईक्यू। दूसरा ये पीवाईक्यू भी आपको दोनों देखना है बेटा, आपको प्रीलिम्स के भी देखने हैं और दूसरा आपको मेंस के भी देखने हैं, मेंस के भी देखने हैं। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है ये समझिए। जब आप मेंस पर नजर डालते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर मिलता है। तो फर्स्ट पेपर में आप देखते हैं कि क्वेश्चन आया है कि महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या उठता है कि यूपीपीसीएस के मेंस में सीधे सीधे ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जब आप देखते हो फोर्थ पेपर में तो क्वेश्चन पूछा गया एटीट्यूड क्या है, या अच्छा और बुरा क्या है, सुख क्या है, और साथ ही साथ में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या है कि आपके अभी भी यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल बेस पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर में हाल ही में प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। आखिर में प्रशांत महासागर में, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने का कारण क्या है। तो ये इस बात का संकेत करता है कि ट्रेडिशनल के साथ साथ जो अपडेटेड है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है एक संदर्भ में कि आपको ट्रेडिशनल पार्ट पर भी फोकस करना है और साथ ही साथ में अपडेटेड जो लगातार इश्यूज, कोई घटनाएं घटित हो रही है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो आपको प्रीलिम्स भी और दूसरा मेंस दोनों के पीवाईक्यू देखना है। जब आपको पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हैं तब वहां से आपको डिसाइड क्या करना है कि आखिर में हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं और लो यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं। ऐसे समझिए, इसका मतलब क्या है HYT और लाइट। यहां पे देखिए हाइट और लाइट, हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया आपके सामने। हाइट का मतलब हाई यील्ड टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स का मतलब यह है जो अधिक आउटपुट देता हो। हाई यील्ड टॉपिक्स मतलब ये होता है, यहाँ पे यील्ड का मतलब उपज से मत समझिएगा, बात एक ही है। यहाँ पे हाई टॉपिक्स का मतलब जो बहुत ही अच्छा आउटपुट देता हो और जिसका आउटपुट अच्छा ना हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं बेटा, जैसे एक छोटी सी बुक है, एक छोटे से टॉपिक्स इन्वायरमेंट लेते हैं। जैसे आप
छोटा सा टॉपिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी लेते हैं। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आप देखोगे बेटा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से देखोगे लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिल जाता है। एक छोटी सी बुक है, ध्यान से बेटा, एक छोटी सी बुक, एक छोटे से टॉपिक, 3 ही टॉपिक्स हैं। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में 3 ही टॉपिक्स मिलता है। पहला टॉपिक एनवायरमेंट है क्या और इकोलॉजी, सेकेंड टॉपिक बायोडाइवर्सिटी और तीसरा टॉपिक क्लाइमेट चेंज। इसी के अंतर्गत ग्रीन हाउस, ओजोन क्षरण सब कुछ आता है बेटा। यदि तो इसी 3 टॉपिक्स में एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में आराम से बेटा प्रीवियस, यदि आप हम पीवाई की बात करें तो आप मेहनत करते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। वहीं पर आप देखिए लो यील्ड टॉपिक्स का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं आर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर की बात देखोगे तो आर्ट्स एंड कल्चर, जिसे आप हिंदी में कहते हो कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति की बुक एक आती है नितिन सिंघानिया की। बहुत ही मोटी बुक है, बहुत ही मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है कि उसको पढ़ करके भी क्वेश्चन, यदि आपका इंटरेस्ट, आपका सब्जेक्ट यदि एकेडमी में नहीं रहा है तो यदि 5 को, इससे क्वेश्चन कितने आएंगे, लगभग 3 से 4, और 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं इससे करके भी यदि आपका रुचि नहीं तो 1 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं तो वहां से हम अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर में कौन सा टॉपिक हाई यील्ड टॉपिक है और कौन सा टॉपिक लो यील्ड टॉपिक है। तो हमें हाई यील्ड टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है बेटा, हमें यहाँ पे ज्यादा जोर देना है, और यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं बेटा, हमें छोड़ना नहीं, यहाँ पे अपेक्षाकृत हमें कम समय देना है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अगला आप देखिए बेटा, अगला आपके सामने आता है कि आखिर में जब आप ये 5वें की बात हम बात करें तो 5वां आपको नींव मजबूत करनी होगी। प्रथम प्रयास में आप देखते हो कि 1-2 बच्चे हैं और 2 बच्चा है, एक बच्चा आता है, तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, और दूसरा बच्चा है जो पिछले 3 वर्षों से लगा हुआ है, 4 वर्षों से लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है नींव की स्थिति। एक कहावत है कि यदि मकान की जड़ जितनी ज्यादा, मकान की जो नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आप उतनी ही फ्लोर अच्छे से ऊपर बना पाएंगे। बस समझ, तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ये फॉलो होता है कि यदि आपकी नींव मजबूत है, यदि आपकी नींव मजबूत है तो आपको जो एडवांस कंसेप्ट है उस एडवांस कंसेप्ट को समझने में बहुत ही कम समय लगेगा और आसानी से अपने सपने को साकार कर पाएंगे। अब जिसका मान लीजिए, सपोज दैट मैं उदाहरण लेता हूं, एक यूपी बोर्ड और दूसरा हम सीबीएसई बोर्ड की लेते हैं। अब तो मान लीजिए, हालांकि अब तो सिलेबस में काफी चेंज हुआ, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अब जो निचली एकेडमिक क्लास है वहां पे भी एनसीईआरटी का प्रचलन शुरू कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था, आपने भी पढ़ा होगा, और जिस समय हम पढ़ते थे उस समय भी एनसीईआरटी का प्रचलन नहीं था। लेकिन सीबीएसई में देखोगे आपको तो पहले से ही एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। हुआ क्या कि समय के अनुसार क्या दिक्कतें आई कि यूपी बोर्ड के जो आपने देखा हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होने के पीछे रीजन क्या है? नींव का मजबूत ना होना। नींव का मजबूत ना होना, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां पे हमने कंसेप्ट को नहीं सीखा। हुआ क्या कि यूपी बोर्ड या हिंदी माध्यम के बच्चों को रटाया गया। कंजक्शन, जैसे आप याद करो बेटा, मुझे आज भी याद है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, जब ये सब हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो क्या होता था, उस समय के टीचर कहते थे रट डालो, डिफिनेशन को क्या करो, रट डालो, ये होता था। लेकिन जब आप सीबीएसई बोर्ड में देखे होंगे, सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा रटता नहीं, वहां पे उनको कंसेप्ट सिखाया था कि ऐसे आपको इस प्रकार से आपको डिफाइन कर देना है। तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि नींव मजबूत होनी चाहिए। नहीं मजबूत है तो आप कर लो ज्यादा समय, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। नींव मजबूत करने का 2 तरीका है। एक तो पहला बात करें कि एनसीईआरटी आप पढ़ डालें क्लास 6 से लेकर के, और कुछ सब्जेक्ट की क्लास 12 तक, कुछ सब्जेक्ट की क्लास 10 तक। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो चूंकि आपने उस लेवल की पढ़ाई एकेडमी में नहीं की, तो आपको शब्दावलियों को समझने में दिक्कत होगी कि आखिर में कौन सी शब्दावली, इस शब्दावली, अब शब्दावली यदि आपके सामने आता है
तो उस शब्दावली की भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे यदि आपसे कहा जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, समझिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब कोई उष्ण आर्द्र एवं अस्थिर वायु पर्वत के ढाल से टकराती है तो वो वायु आरोहित होकर के रुद्धोष्ण दर से ठंडी होती है। अब देखिए, हमने इतना, ये शब्द, सारे शब्द एनसीईआरटी के हैं। जब हमने इन शब्दों का प्रयोग किया तो आपको उष्ण का मतलब नहीं हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, आर्द्र की मीनिंग ना समझ में आ रही हो। देखो, रटना आपको इस एग्जाम में बिल्कुल नहीं है। जो भी करना है बिल्कुल कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। अस्थिर की मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो, विमुख ढाल हमने चर्चा की, हो सकता है ना पता हो। हमने कहा आरोहित मतलब, तो ये भी हो सकता है आपको ना पता हो। हमने कहा रुद्धोष्ण दर, तो रुद्धोष्ण दर क्या है, हो सकता है ये आपको ये भी ना पता हो। तो जब आपको एक भी शब्दावली आपको क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका एनसीईआरटी पढ़ना अभी उपयुक्त नहीं है। अभी एनसीईआरटी नहीं यदि आप समझ पा रहे हैं, तब आपके लिए आवश्यकता पड़ती है क्लासेस। क्लासेस में जैसे आप आते हैं, हमारे साथ आते हैं, अभी आप, हम लोगों का एक 45 दिवसीय मैराथन क्लास चला और हम लोगों के लिए खुशी की बात, 150 क्वेश्चन में 110 से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे जो फैकल्टी, हमारी जो अनुभवी फैकल्टी है, वो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन विद प्रमाणिकता के साथ हमने इसी चैनल पे डाल भी रखा है, आप देख सकते हैं। 110 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने पढ़ाया, हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। इसी संदर्भ में जब जब एनसीईआरटी, तो जरूरत पड़ती है आपको क्लासेस की। आखिर में क्लासेस में क्या महत्ता होती है, इस बात को समझने का प्रयास करें बेटा। क्लासेस की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप क्लास करते हो तो यहाँ पे टीचर जो आपके सामने, जो अनुभवी टीचर है, वो आपके सामने जो बैठे हैं, वो प्रत्येक शब्द की मीनिंग को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उष्ण की मीनिंग गर्म होती है, आर्द्र की मीनिंग मीन्स उसमें जलवाष्प है, अस्थिर का मतलब कि अभी वो सिचुएट नहीं हुई है, उसमें पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प उपस्थित नहीं है। विमुख मीन्स होता है पर्वत का दूसरा ढाल, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो इसी संदर्भ में आपको आवश्यकता पड़ती है क्लासेस की, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा कुल परिवार ने आपके लिए लाया है 30 जून से यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हमारी प्रसिद्ध एवं अनुभवी शिक्षकगण, मुखर्जी नगर की बेहतरीन टीम, मुखर्जी नगर की सर्वश्रेष्ठ टीम आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आर कुमार सर पढ़ाएंगे, जिनका एक काफी अनुभव रहा है 20-25 वर्षों का सिविल सर्विसेज, न केवल यूपीपीएससी में बल्कि यूपीएससी जिसे आप कहते हो संघ लोक सेवा आयोग में भी एक लंबा अनुभव रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज, सबसे कठिन मानी जाने वाली सब्जेक्ट इकोनॉमी, जो कि बार बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर में दिक्कतें पैदा हो, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आर कुमार सर आपको कराएंगे। हमारे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आर कुमार सर। सेकेंड, आप देख रहे हैं कि नीति शास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान का जो संबंध होगा वो अतुल लोहिया के साथ होगा। अतुल लोहिया सर बहुत ही बेहतरीन, लगभग 25 से 27 वर्षों का अनुभव। आप मीन्स आप देख सकते हो कि जितनी आपकी एज नहीं होगी उससे ज्यादा अनुभव है सर का। तो इस अंदाज में आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही ना केवल पढ़ाएंगे बल्कि सिखाएंगे कि आखिर में पॉलिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आईआर जो संबंध आपको विदेशों के साथ देखना है वो आपको पढ़ना नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर समझना है। तीसरी बात देख सकते हैं संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक रिनोन्ड फैकल्टी है ज्योग्राफी की, और बहुत ही बेहतरीन, आप लगभग सभी लोगों ने बेहतरीन अंदाज में शायद बहुत काफी प्लेटफॉर्मों पर भी देखा होगा आपने, लेकिन अब उपस्थित है शिक्षा कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको कराएंगे। इतिहास डॉक्टर प्रीतम सिंह सर पढ़ाएंगे, बहुत ही अलग अंदाज होगा पढ़ाने में। इतना मिस हिस्ट्री आपको बहुत ही बोरिंग लगती होगी कि आखिर में जब आप मुगल का आता है, जब मिडिवल हिस्ट्री आती है तो लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग होती है, हमें क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। प्रीतम सर आपको बताएंगे, अच्छे से बेहतर अंदाज में बताएंगे कि आवश्यकता क्यों है पढ़ना, ये भी बताएंगे आपको। और एक कहानी के रूप में ऐसा पिरोकर आपके सामने रखेंगे कि वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, हिस्ट्री जैसा होना चाहिए। जो लोग बोरिंग मानते हैं तो बोरिंग होने की वजह यह है
कि एक अच्छा गाइडेंस ना हो। अगला आप देख रहे हैं नीति शास्त्र, संजीव कुमार सर, बेहतरीन अंदाज में। नीति शास्त्र में ही आप पढ़ोगे कि सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। विभिन्न प्रकार के केस स्टडी पढ़ोगे कि आप डिप्टी कलेक्टर हो, कोई घटना घटित हो जाती है, आप कौन सा कदम उठाओगे, ये सब आपको पढ़ाएंगे संजीव सर एक बेहतरीन अंदाज में। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अगला हमारा संबंध आप देख ही रहे हैं, हमारा आपका संबंध एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट यूपी स्पेशल के जो सिलेबस है उसको हम आपको कवर करेंगे। यूपी ज्योग्राफी, यूपी एनवायरमेंट, यूपी का जो डिजास्टर है वो हम सब कवर करेंगे। पांडे सर आपको एक बेहतरीन अंदाज में यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी, एक कहते हो ना कि एक बेहतरीन फैकल्टी मुखर्जी नगर की सर्वश्रेष्ठ टीम शिक्षा कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। अब आप देरी न करें, अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहां पे हम अपनी तैयारी करके अपने सपने को साकार कर लें। अभी बहानेबाजी आपके सामने, ये बहाना आपके सामने नहीं बचा हुआ है, अभी एनरोल कर लें। हमारा जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, 30 जून से 30 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 जून से आप देखोगे बेटा, 20 जून से हम लेकर आ रहे हैं। 20 जून से पहले यदि आप एडमिशन लेते हैं, 20 जून से पहले यदि आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक विशेष छूट दी जाएगी। आप विशेष छूट, ये आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं और इस डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी आप लोग देख रहे होंगे, आपको विश्वास हो गया होगा कि आखिर में मुखर्जी नगर की कौन सी सबसे टीम इस शिक्षा कुल मंच पर है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें, और सारी चीजों पे बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते। अगला हम बात करें तो जब यहाँ पे हम हमारी आपकी चर्चा चल रही थी कि न्यू मजबूत करना, तो यदि आपकी न्यू मजबूत होगी तो न्यू आपको हमारी ये सभी फैकल्टी जिसका लगभग 10 वर्षों से सभी का अनुभव ज्यादा है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष का अनुभव, और इन अनुभवों के साथ अपनी न्यू मजबूत कर लीजिए। न्यू मजबूत करने के बाद अब यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों की प्लानिंग में मेंस के टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि हमने आपसे बात किया कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये हम लोग प्रीलिम्स के पहले ही कवर कर लेंगे। 2024 में आपको बिल्कुल सफलता हम सुनिश्चित कराएंगे। तो इसमें हमारा ये आपके साथ होगा कि एथिक्स पेपर 5, पेपर 6 ये प्रीलिम्स के पहले कवर कराएंगे आपको। रीजन क्या है? क्योंकि एथिक्स बेटा ये 4th पेपर होता है, केवल एथिक्स जो कि 200 नंबर, जहां से हम एक अच्छा मार्क्स गेन करके और अपने जो रैंक को हम अप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पेपर 5 और पेपर 6 को पहले करने के पीछे रीजन ये है कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो तो प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल से लगभग 7 क्वेश्चन, पिछली बार आप देखोगे लगातार क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटा यूपी स्पेशल से, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो ये तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आते हैं, और यदि ये पेपर आप अच्छे से कवर कर लेते हो प्रीलिम्स के पहले, तो यहाँ पे 15 में आप 12 करने में सक्षम हो जाओगे। और जब 12 में सक्षम हो जाओगे तो आप प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही आराम से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। तो आपको सबसे पहले, यदि आपको पहले प्रयास में, प्रथम प्रयास में आपको यूपीपीएससी क्रैक करना है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि एथिक्स पेपर 5 और पेपर 6 ये प्रीलिम्स के पहले आप इसको कवर कर लीजिए बेटा, ठीक है। अगला हमारा बात करेंगे, अब यहां पे अगला हमारा जो होगा कि साइनॉप्सिस बनाना होगा आपको। जैसे मान लीजिए सभी सब्जेक्ट का नहीं बनाना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का ना भी बनाओ तो काम चल जाएगा। एनवायरमेंट, यदि आप देखो इन सब्जेक्ट का आप साइनॉप्सिस बना लो। साइनॉप्सिस जब बना लेते हो तो साइनॉप्सिस में होता है सारांश जिसे कहते हो। जब आप साइनॉप्सिस बना लेते हो तो साइनॉप्सिस से क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन कर लोगे। क्या कर लोगे? मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन कर लोगे। और जब मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन कर लोगे तो इससे क्या होगी, आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप प्रीलिम्स के 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स पर फोकस हो जाओ। हम लोग आप इस बैच में प्रीलिम्स फोकस रिवीजन भी कराएंगे। एक ही इसी बैच में जो हम लोग 30 जून से लेकर आ रहे हैं, प्रीलिम्स फोकस बैच कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जब हमारे पास एक साइनॉप्सिस होगा सभी सब्जेक्ट का, तो हम मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन कर पाएंगे। और मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन कर पाएंगे तो सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र,
यदि हम बात करें रामबाण जो मंत्र है वो ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, और यही आपको सफलता दिलाएगा, यही आपको सफलता दिलाएगा। तो सक्सेस के लिए आपको 8 बिंदु हमने बताया है, और जैसे ही आप सक्सेस होते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फिर डिप्टी कलेक्टर बनने पर आपको इस चेयर पे बैठा दिया जाएगा। ये आपके सामने देख रहे हैं, एक केबिन होगी, उसमें डिप्टी कलेक्टर लिखा होगा। आप इस चेयर पे बैठेंगे और अच्छे से ये जो 1 वर्ष का 2 वर्ष का जो कठिन समय है, उसके बाद आपको एक अच्छी पोजीशन, आपको एक अच्छा सम्मान, और हर कोई आपसे संबंध बनाना चाहेगा। संबंध इन सेंस ये है कि हमारी ये जो पढ़ाई के दौरान कहते हैं ये मेरा कोई नहीं है, वो कहेगा मेरे चाचा के भतीजे के लड़के हैं, इतना बड़ा संबंध चलता है, मेरे मामा के लड़के के लड़का का भतीजा है। तो इस प्रकार इतने बड़े संबंध आपके पास होंगे। तो ऐसी स्थितियों में इस कुर्सी पे बैठ करके और अपने जीवन को अच्छे से, और जो आपका सपना है कि हाँ पब्लिक में मैं कुछ करना चाह रहा हूं, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 1-2 वर्ष का आप समय दीजिए, 1-2 वर्षों का समय अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए दीजिए। बाकी आपके जो सपने हैं वो सारे सपने अच्छे से साकार हो जाएंगे। आप पब्लिक के जो आप जाकर के अच्छे से जो आपने आपके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी कि मैं इस सिस्टम को सुधारना चाहता हूं, आप अच्छे से उसको फॉलो करा सकते हैं। ये आपके पास होगा, अपनी मुट्ठी में होगा। तो आज हम इसी टॉपिक्स के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने उपस्थित थे। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक्स में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।